नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी हरदर अजीज़ शख्सियत जनाब फवाद चौधरी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। वीडियो लिंक के साथ मेरे साथ हैं। और इसी तरह PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर और पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी मेरे साथ आज इस नशस्त में होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दोनों मेहमानों की तरफ जिन्हें फिर एक बार फिर वेलकम करता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ चलूँ, अपने गेस्ट की तरफ चलूँ, मैं एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट आज की डिस्कशन का आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आपको ये बता दूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो और शेख रशीद साहब दोनों ही पॉजिटिवली डायग्नोज हुए हैं कोरोना से। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के डायग्नोज केसेस की तादाद जो है वो 1,03,000 हो चुकी है और 2,000 से ज़्यादा जो है डेथ्स हो चुकी हैं पाकिस्तान में। और रेट ऑफ डेथ इस वक्त पाकिस्तान में जो पहले प्रोजेक्टेड था कि 20-25 के दरमियान रहना चाहिए, वो इस वक्त अंदाज़न 80 से लेकर 100 के दरमियान में चल रहा है। और जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अब से चंद घंटे पहले एक उन्होंने प्रेस टॉक भी की, उन्होंने एक मैसेज भी कौम को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले जो चंद हफ्ते और चंद महीने हैं वो कौम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। ये भी एक बैकग्राउंड और तनाज़र है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उन्होंने एक प्रेस टॉक में, एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डायरेक्शंस दे दी हैं, अहकामात दे दिए हैं, ऑर्डर्स दे दिए हैं कि शुगर के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई की जाए और लोगों को बेनकाब किया जाए, उनके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। इससे तासुर ये है कि अब ये PTI की हुकूमत ग़ालिबन अपने 2 बरस के बाद पहली दफ़ा रेफरेंसेस फ़ाइल करेगी, ऐसा लग रहा है। अभी रेफरेंसेस फ़ाइल इस हुकूमत ने किए नहीं, लेकिन रेफरेंसेस फ़ाइल करेगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं कुछ ब्रॉडर आपको फैक्ट्स इसके दिखाता चला जा रहा हूँ शुगर के हवाले से, कि कैसे अक्टूबर 2018 में जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिसे उस वक्त लीड कर रहे थे असद उमर साहब, उन्होंने 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। अंडरस्टैंडिंग थी कि मुल्क में शुगर है। और फिर अक्टूबर के अंदर ही क्रशिंग के ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगाई गई। नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो दरख्वास्त पे ECC ने कहा कि 1 मिलियन के बजाय 1.1 मिलियन यानी 11 लाख टन जो है वो शुगर एक्सपोर्ट की जा सकती है। दिसंबर के महीने में बिल्कुल आखिर में जाके 29 दिसंबर को पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की, 3 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी देने का ऐलान किया। और फिर दिसंबर की 5 तारीख है जिसमें वफाकी हुकूमत ने फाइनली मंजूरी भी दे दी एक्सपोर्ट करने की। उसके बाद चीनी की कीमत जो है वो बढ़ने लग गई। अप्रैल की सूरत हाल हो गई जब पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कहा कि हमारा एक ख्याल है कि चीनी की कमी हो रही है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। उस वक्त तक कुछ शुगर जो है 2 या 3 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुकी थी, बाकी मज़ीद हो रही थी। टोटल जो एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से ग़ालिबन 7-8 लाख टन हुई है, 1.1 मिलियन यानी 11 लाख टन नहीं हो सकी। लेकिन सितंबर 2019 तक सूरत हाल ये थी कि चीनी की कीमत 75 रुपये से ज़्यादा थी पर किलोग्राम मार्केट के अंदर। और फिर जनवरी 2020 में यानी इस साल के शुरू में चीनी की कीमत जो है वो 80 रुपया पर किलोग्राम से ऊपर जो है वो जा चुकी थी। उसके बाद से बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने हैं। ये सीरीज़ भी मेरे पास है सारे फैक्ट्स की, जो मैं मज़ीद इसको लेकर आता रहूँगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि हुकूमत जो काम करने चली है, जो हुकूमत रिपोर्ट हुकूमत की जो कमेटी थी, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट आई है जिसे वाजिद ज़िया साहब हेड करते थे, उस रिपोर्ट को जब आप पढ़ते हैं, और इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा, उस रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं तो ये लगता है कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो माल प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये दर हकीकत उसकी रिपोर्ट है। फिर अगर ये शुगर इंडस्ट्री की माल प्रैक्टिसेस को आप देखते हैं तो इसी किस्म की रिपोर्ट अगर आप स्टील री रोलिंग मिल्स की निकालेंगे, बैंकिंग की निकालेंगे, ट्रेजरी मार्केट्स की निकालेंगे, सीमेंट की निकालेंगे, फ्लोर मार्केट की निकालेंगे, या प्लास्टिक इंडस्ट्री इंजेक्शन मोल्डिंग की निकालेंगे, तो वहाँ पर भी इसी किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको नज़र आएंगी सारे मामले। तो अगर हुकूमत इसकी बेसिस पे, इस रिपोर्ट की बेसिस पे क्रैकडाउन करेगी तो फिर शुगर इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है उसका जो पूरा, उस पर क्या असरअंदाज होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है वो किस तरह से इफेक्ट होगी, ये वो बुनियादी सवाल है जो मैं समझना चाहूँगा। इस पर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है क्या? राना साहब, आपकी पार्टी जो है इस सूरत हाल को कैसे देखती है? क्योंकि हुकूमत तो अब ये भी कह रही है कि उन्होंने तो, पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपये की सब्सिडी दी है। जो सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं वो या तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और PMLN की हुकूमत ने दी हैं, या फिर सब्सिडीज़ जो हैं वो दी हैं PPP ने। तो कैसे आप इसको देखते हैं?
देखें, इसमें डॉक्टर साहब मामला ये है कि ये इन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद फिर इनसे जो है वो किसी सिमत का तयन हो नहीं सका और अब इन्होंने एक घबराहट में एक चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने इस किस्म का जो है वो सिलसिला शुरू किया है कि अब इन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि इनकी सिमत क्या है, घबराहट किस चीज़, इन्होंने जाना किस तरफ है। जो इन्होंने जब शोर मचा और अवामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि जी ये चीनी बहुत महंगी हो गई है और लोग लुट गए हैं, तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने एक सियासी तौर पे एक पॉपुलर नारा कि जी मैं ये करूँगा, मैं तहकीकात कराऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं इस माफिया को उल्टा लटका दूँगा, जिस तरह से पॉलिटिकल एक नारा होता है। तो उन्होंने एक तहकीकात करवाई और वो जो तहकीकाती रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में थोड़ा सा एंगल जो था उस रिपोर्ट का वो गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा फील हुआ, क्योंकि उसमें इस बात का इशारा मौजूद था या सिमत ये थी कि गलत फ़ैसला हुआ इसका जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का, और एक ही यानी फ़ैसले में 10 लाख टन का जो है वो फ़ैसला कर दिया गया। और वो फ़ैसला इससे पहले कभी भी अगर 10 लाख टन भी अगर किसी साल में की गई तो उसका फ़ैसला इस तरह से नहीं हुआ कि एक ही दफ़ा कह दिया जाए कि जी आप 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख टन कर दें। ये इसी तरह से कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख की इजाज़त दी गई। इससे पहले जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो गलबन इससे ज़्यादा हुई हैं, गई, यही तो वो कह रहे हैं राणा साहब, लेकिन याद इससे ज़्यादा हुई हैं। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार नहीं जी ज़्यादा सब्सिडीज पहले दी गई हैं आपकी हुकूमत में, ये है ना कि ज़्यादा बड़ी सब्सिडी जिस एक साल में जिस एक साल में जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, तो उस साल में जो पैदावार है वो भी तकरीबन कोई 76-77 लाख टन जो है वो पैदावार थी। और इस साल जो है, इस साल तो पैदावार आप कह रहे हैं कि उस वक्त कैपेसिटी ज़्यादा थी, बैलेंस थी जी, कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो इस साल जो है वो वैसी सूरत हाल नहीं थी। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये उस फैसले की तरफ आ रही है बात, जो फैसला यकीनन ईसीसी ने किया, उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, तो इन्होंने जो है वो फिर उस रिपोर्ट को जो है वो थोड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये फोरेंसिक ऑडिट करवाने का जो है वो फैसला किया। अब ये जब इन्होंने कमीशन बनाया ये फोरेंसिक ऑडिट के लिए, तो उस कमीशन के आप TORs देखें, उन TOR से आपको पूरी बात समझ आ जाती है कि इसमें इन्होंने धांधली क्या की है, इसमें इन्होंने कंफ्यूज किस तरह से इस मामले को किया है। इस कमीशन के TORs में ये चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है कि किस फैसले की वजह से जो है ये सारा मामला किया गया, बल्कि इन्होंने इस कमीशन को जो है एक ऐसी सिमत में लगा दिया कि उन्होंने पूरी शुगर इंडस्ट्री को जो है उसका जो है वो एक्सरे किया, गन्ना काश्त होने से बर्दाश्त होने तक और फिर ट्राली में लोड होने तक, फिर ट्राली जाके मिल के बाहर कितनी देर खड़ी रहती है, फिर उसके बाद उसकी पर्ची बनती है, फिर उसके बाद उसके पैसे कब अदा होते हैं, फिर उसके बाद चीनी की फ़रोख्त किस तरह से होती है, फिर बीच में कमीशन एजेंट किस तरह से आते हैं। यानी उस मामले में इसको डाल दिया। और ये कमीशन की रिपोर्ट एक शैतान की आंत है, जिसके ना सिरे का पता लगता है, ना जो है वो किसी सिमत जो है वो ख़त्म होने को आएगी। तो अब इसमें इन्होंने वो चीज़ जो थी कि ये फैसला, आप देखें ना, ये जितनी इन्होंने इर्रेगुलरिटी, इसका खतरा अगर क्या, आप ये कोई एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ये इर्रेगुलरिटी है। अगर आप इसको थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ करें तो ये मेल प्रैक्टिसेस हैं। मुझे हुकूमत अब उन सुन ले जरा सुन ले उनकी जिनकी ये इन्होंने सारी निशानदेही की है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल ये इरेगुलरिटीज़ नहीं थी, ये मेल प्रैक्टिस जो है वो पिछले 5 साल नहीं थी। तो पिछले 5 साल में 2013 में चीनी की कीमत थी 54 रुपीज़। जब हमने 2018 में गवर्नमेंट छोड़ी है तो चीनी की कीमत थी 53 रुपीज़। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये, उस वक्त ये कीमत क्यों नहीं बढ़ी? ये कीमत बढ़ी सिर्फ और सिर्फ
उस फैसले की अब वजह से हुकूमत का- जो एक्सपोर्ट का फैसला हुआ, हुकूमत का जिसके perspective पीछे इसमें आने पॉलिटिकल जो है दीजिए। वो इंजीनियरिंग थी, मैनूवरिंग थी, और उस वजह से जो है ये सारा नुकसान हुआ। इन्होंने उसको जो है वो एक साइड पे कर दिया। ये कमीशन जो है ये इसे सब्सिडी कमीशन बना के तो अब सारे मामले को उस तरफ लेके फवाद चले साहब। हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें ये सिर्फ फवाद आई साहब। बात है। फवाद साहब, आपने कुछ तो सुना भी है राना सनाउल्लाह साहब को। बेसिक अब बात ये हो रही है कि जिस तरह से आपकी हुकूमत शुगर इंडस्ट्री पे रिपोर्ट निकाल के कार्रवाई करने की बात कर रही है, उसमें तो ऐसा लगता है कि शुगर इंडस्ट्री की जो एथिकल माल प्रैक्टिसेस हैं जो पाकिस्तान में सारे बिजनेसेस करते हैं, चाहे स्टील री रोलिंग हो, चाहे वीट वाले हों, चाहे फ्लोर वाले हों, या बैंकिंग वाले हों, या फाइनेंस वाले हों, जो भी हो, उनकी माल प्रैक्टिसेस होंगी। तो आप उन माल प्रैक्टिसेस के ऊपर रिपोर्ट निकाल के कार्रवाई करने लगे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री ही का एक तरह से इस्तेहसाल हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में आप उस माहौल को देखिए जिसमें इमरान खान की इमरजेंस हुई और पीटीआई की इमरजेंस हुई। ये जो आपने इंडस्ट्रियल कैप्चर की बात की, या जिस तरीके से आप एक पूरी एक्सप्लॉयटेशन का एक पूरी हम देखते हैं सीरीज जो रिपोर्ट में सामने आई, ये पाकिस्तान में तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें ये एक हो रहा। और जो सबसे गरीब आदमी है वो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर गाड़ियां बनाने वाले हैं तो वो कंज्यूमर जो है वो उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, अगर सीमेंट वाले हैं वो उनका हो रहा है, सो टेक्सटाइल वाले हैं उनका एक हो रहा है, और जो PSMA का या शुगर मिल एसोसिएशन का है तो वो एक हो रहा है। अब इसमें इशू ये है कि ये जो तमाम ये क्यों चल रहा था और कोई इसका नोटिस नहीं ले रहा था, क्योंकि इमरजेंस ऑफ इमरान खान से पहले करप्शन तो पाकिस्तान में इशू ही खत्म हो गया था। लोग तो जो PMLN के बड़े बड़े जयद लोग जो हैं वो तो ये कहते थे कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के हमारे एक कयूम जतोई साहब थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हमारा तो हक है करप्शन, ये तो कोई बात ही नहीं है कि ये सिर्फ यही करते रहे, हम करें ना। ये माहौल था जिसमें PTI की और इमरान खान की इमरजेंस हुई। अब उसके बाद आकर के ये जो सारा एक इंडस्ट्रियल कैप्चर था जो इस रिपोर्ट में जिस तरीके से हमारे सामने आया है, और बाकी इससे पहले वीट की रिपोर्ट में हमारे सामने आया है, ये देखिए इसमें तो कोई, चाहे राणा साहब जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहे, 100% जो ये हो रहा है वो ऐसे ही है जो हमारे सामने आया है। अब अगला सवाल कि उसकी कीमत क्यों नहीं कम हुई, ये बात हमने भी कैबिनेट में की है कि अब ये आया है इसकी कीमत कम होनी चाहिए, आटे की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जो आगे इसके होंगे। और दूसरी इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो सिविल हमारे महकमे हैं, जिस तरीके से उनमें पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं, जिस तरीके से उनको मिसयूज किया गया है, आप देखिए ना, अब ये जो आपकी वीट रिपोर्ट आई है, या ये जो आपकी PSMA का या शुगर मिल की शुगर वालों की रिपोर्ट आई है, 8-10 इदारे हैं, इनमें से अगर एक इदारा भी फंक्शनल होता तो ये सारा नहीं हो सकता था। लेकिन चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे FBR हो, चाहे आपका शुगर केन कमिश्नर हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के महकमे हो, चाहे वफाक के महकमे हो, सब ने एक जाने दिया कि रूटीन है, हो ही रहा है, कैसे इसमें क्या करें। सो ये जो एक्चुअली जो इमरान खान का है वो, लेकिन फवाद साहब अब प्रॉब्लम तो ये है ना कि फवाद साहब प्रॉब्लम अब ये है, आपके सामने चैलेंज ये है कि आपकी हुकूमत के 2 बरस होने को हैं, जहां आपने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का जहाद करने की बात की थी, वहाँ आपने ये भी कहा था कि आप 10 मिलियन लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों की जॉब्स पैदा करेगी। ये हुकूमत 5 मिलियन घर बनाने थे, एक इकॉनमी को बूस्ट देना था, स्टील मिल्स को बगैर प्राइवेटाइज किए भी, इसे कहते हैं, ऐसी मैनेजमेंट टीम लानी थी। लेकिन कोई भी चीज़ उस किस्म की जो है वो नहीं हुई। एक्सपैट्रिएट से बहुत पैसे भी लाने थे, कोई भी चीज़ नहीं हुई। तो अब आप 2 बरस के बाद अगर इसके पीछे जाएंगे, सपोज एक इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, तो इससे तो और ही मनफी किस्म के नताइज निकलेंगे। पॉजिटिव नताइज क्या निकलेंगे इससे? देखिए, ये बात आपकी इसमें फ्रेंकली वजन है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं PTI से, प्राइम मिनिस्टर से, वो बहुत ज़्यादा है उससे जो हमने अभी तक किया। और इसलिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर मुल्क में किसी से कोई उम्मीद आप रख सकते हैं तो वो है ही इमरान खान। अगर आप मुल्क में कोई रिफॉर्म की बात कर सकते हैं वो है ही PTI, क्योंकि बाकी पार्टीज का तो ना ये इशू है ना उन्होंने करना है। आप देखिए ना, PMLN की तो सारी पॉलिटिक्स एक नुक्ते के ऊपर है कि किस तरीके से हमने अपना इक़्तिदार अगली जनरेशन को जो है वो पास ऑन करना है। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है उनका ये है कि हमने बिलावल साहब को करना है, और तो कोई नहीं, और तो कोई लेकिन आप तो चाहते ना कि ये ना हो। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं होंगे, तो PMLN का ये ख्वाब तो फिर पूरा हो जाएगा।
ये मैं आपसे 100% एक्चुअली एग्री करता हूँ। अब लोगों की हमसे बड़ी तवक्कुआत हैं और स्पेशली हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उनको बहुत इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और अभी तक जो नताइज हैं उनको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज यकीनी तौर के ऊपर मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसमें जो परफॉर्मेंस गैप है क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है ना। ये अगर रूटीन की गवर्नमेंट है तो फ्रेंकली अब भी ये पीपल्स पार्टी और PMLN की गवर्नमेंट से तो बहुत बेहतर है, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतनी हैं। आपको वो कहते हैं कि हमने आपको रूटीन की गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट नहीं दी ना, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं, वो अभी उतनी कामयाबी नहीं हुई। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। राणा साहब, ये तो फिर बात वो ये बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं, अगर सम अप करें कि चूंकि उनसे उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा हैं, आपसे कोई उम्मीद ही नहीं थी लोगों को, और आप लोग तो सिर्फ ऐसे कहते हैं ख़ानदानी इक़्तिदार के चक्कर में ही रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं थे। ये चूंकि कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए इनके रास्ते में मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चले, वो तो इनका एक सियासी मौक़िफ़ है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। मैं तो ये बात कर रहा हूँ बड़ी सीधी सी कि ये जो पूरी जो ये फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, इसमें जो है ये ना करप्शन है ना चोरी है, ये इर्रेगुलरिटीज़ हैं। और ये इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं क्योंकि हमारी अनरेगुलेटेड इकॉनमी है, और ये आप किसी सेक्टर को उठा लें, ये आप सीमेंट को उठा लें, IPPs को उठा लें, ये आप जो है वो एक्सपोर्ट को उठा लें, तो सबको आप माफिया कह सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट माफिया है, ये मेडिसिन माफिया है, ये जो है ये सीमेंट माफिया है। तो ये इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, और इनको रेगुलेट करने का जो तरीक़ाकार है वो क्रिमिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, या आप FIA को बीच में डाल दें या आप NAB को बीच में डाल दें, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल एक्शन से ये इर्रेगुलरिटीज दूर नहीं होती। वेरी इंटरेस्टिंग। फवाद साहब का कोई कमेंट भी ले लें ब्रेक से पहले। फवाद साहब, इस पे क्या रिस्पॉन्स है आप? नहीं, सुन ले मेरी बात पूरी सुन ले, उसके बाद इनका कमेंट। क्या रिस्पॉन्स? आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ मैं, आपसे कहना चाहता हूँ फवाद साहब का कमेंट जो मैं बाद में ले लेता हूँ। नहीं, मैं आपसे एक मिनट पूछना ये चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि सट्टा जो है वो तो एक आम सी कोई नहीं है, उसको रेगुलेट, आप मुझे बताएं सट्टे को क्या आपने रेगुलेट नहीं करना, क्या वो ऑफेंस नहीं बनता? नहीं, सुन लें, अगर सट्टे की वजह, चले फर्ज कर लें कि चौधरी साहब ये सट्टे की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो मामला ये है कि सट्टे को रेगुलेट करने का ये तरीकाकार नहीं है। सट्टे वालों को आप जब मौका देंगे वो सट्टा करेंगे, लेकिन सट्टे वालों को रेगुलेट करने का ये है कि आप वो माहौल ही ना पैदा होने दें। यानी 2013 में 13 से लेके 2018 तक इन तकरीबन 5 सालों में मासवा इसके कि कभी कोई किसी जगह पे सप्लाई शॉर्टेज होगी तो थोड़ा बहुत जंप आ गया, यानी कीमत जो है वो 50 से लेके 53-54 यानी इसके बीच रही है, 51, 52, 53, 54। तो बात ये कि वहां भी उस वक्त सट्टे वाले इन 5 सालों में नहीं थे, इन 5 सालों में ये इर्रेगुलरिटीज नहीं थी, इन 5 सालों में ये मेल प्रैक्टिस नहीं थी। मामला ये है कि वो फैसला राणा साहब एक दफा 70-72 में चली गई थी, भरत मुझे ब्रेक, वो गलत हुआ, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, पॉलिटिकली मुझे ब्रेक लेने दीजिए, दोनों मेरे गेस्ट मेरे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। और होता यह है कि ऑपोजिशन किसी नुक्ते पे एग्री नहीं करते और डिस्कशन बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, लेकिन यहाँ डिस्कशन इसलिए पेचीदा है कि दोनों तरफैन जो है PTI और PMLN कुछ ना कुछ नुक्तों पे एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हुकूमत के लिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए इशूज़ को डील करने के लिए, इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं, एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब और PMLN के रहनुमा जनाब राणा सनाउल्लाह साहब, वो महज एक रवायती टेलीविज़न डिस्कशन के तौर पे डिसएग्री नहीं कर रहे हर चीज़ पे, बल्कि वो एग्री भी कर रहे हैं और डिसएग्री भी कर रहे हैं, और यूँ इस डिस्कशन के अंदर एक ख़ास किस्म की डेप्थ है जिसमें हम सोल्यूशन जो हैं वो ढूंढ सकते हैं। राणा साहब, एक सवाल आता है कि 28 मई को जो फोरेंसिक रिपोर्ट का डिस्क्लोजर आया शहजाद अकबर का, उसमें यह भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए से ज़्यादा की शुगर पे सब्सिडी दी, और उसका जो हिसाब किताब किया गया है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो सलमान शहबाज को उनकी फैक्ट्रियों को हुआ, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे हैं। यहाँ तो फिर एक डायरेक्टली एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एब्यूज़ ऑफ पावर जो है
इसका तासुर होता है। यानी नॉर्मल फैक्ट्री जो बिजनेसमैन है, एक स्टैंडर्ड बिजनेसमैन है, उसको हम अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियरली एक पार्टी है जो पावर कंट्रोल करती है, जो फैसलों पे असरअंदाज हो सकती है, उनका अपना वज़ीर आज़म है। और सिविल सर्वेंट्स हमें ये भी बताते हैं, पुराने जो लोग रिटायर हो गए हैं, कि खुर्रम दस्तगीर और खाकान अब्बासी दोनों अनकंफर्टेबल हैं, और सलमान शहबाज जो हैं वो मसलसल जो है इसरार कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं कि इस किस्म का हमें फार्मूला चाहिए। इस पे फिर क्या करेंगे? नहीं, देखें डॉक्टर साहब, मैं आज आपको जो मेरी इस बारे में जो मेरा एनालिसिस है कि देखें, ये सब्सिडी जो है ना, ये चाहे 2 अरब की हो और चाहे ये हो 20 अरब की, मामला ये है कि जब एक पॉलिसी बनी, उसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और थ्रू लॉ ये इन्फोर्स हो गई, तो उसके बाद जो है ना, इसमें इस तरह से किसी के ऊपर भी आप जो है वो इल्ज़ाम या किसी को भी जो है वो आप जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। हाँ, अगर किसी ने एक्सपोर्ट की ही नहीं, जिस तरह से वो अफगानिस्तान वाली बात है कि नहीं, लेकिन अगर कैबिनेट ही मेरी अपनी है राना साहब, अगर मैं ही राना साहब अगर कैबिनेट में, लेकिन राना साहब अगर मैं राना साहब देखें ना, इस तरह से सिचुएशन है ना कि कैबिनेट ही मेरे कंट्रोल में है, प्राइम मिनिस्टर ही मैंने लगाया है, मैं ही रन करता हूं, आधी इंडस्ट्री भी मेरी अपनी है और मैं ही फ़ायदा भी ले रहा हूं, तो फिर एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या चीज़ होगी अगर ये नहीं होगी? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये फैक्चुअली गलत बात है। मेरे पास एक्चुअल फिगर तो इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं पूरे ये अपना स्ट्रांगली इस बात को रद्द करता हूँ कि जब भी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हुई है, तो उसमें जो रेशो वाइज शेयर जो है वो शरीफ फैमिली का ज़्यादा रहा होगा। उनका रेशो वाइज शेयर जो है वो तरीन ग्रुप से कम होगा, वो खुसरो ग्रुप से कम होगा। तो मामला ये है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जब जब भी जो है वो एक्सपोर्ट हुई, तो उस एक्सपोर्ट में ज़्यादा शेयर जो था वो सलमान शहबाज या शरीफ फैमिली का था। उनका शेयर जो है वो वही है जो उनका बनता है, और वो मेरा ख्याल है कि वो 2 या 3% है, जबकि यहाँ पे शेयर जो है वो 20% तक और 15% तक हैं। तो मामला ये है कि जब एक इंडस्ट्री के मतलब जो है, जब एक पॉलिसी बन गई कि अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शुगर की पैदावार होगी, तो किसान को जो है वो बचाने के लिए, अब देखें इसमें ये है कि शुगर इंडस्ट्री को अब हम जो है वो माफिया और पता नहीं क्या साबित करने के ऊपर जो है वो इस रिपोर्ट को लेके जा रहे हैं। कम से कम 300-400 अरब रुपया जो है वो इस शुगर इंडस्ट्री से जो है वो आम किसान की तरफ जो है वो हर साल जो है वो तकसीम भी होता है, हर साल उधर भी जाता है, मुंतकिल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो एग्री इकॉनमी है उसमें जो है ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। हाँ। कि 300-400 अरब रुपया जो है वो उनमें जाके जो है वो इंजेक्ट होता है। तो इसमें मामला ये है कि बात उस वक्त बिगड़ी है जब ये कीमतें बढ़ी हैं। तो कीमतें जो हैं वो इससे नहीं बढ़ी, कीमतें जो है वो एक्सपोर्ट के फैसले से बढ़ी हैं। ठीक, फवाद चौधरी साहब, क्या ये बेहतर ना हो कि हुकूमत बजाय इसके कि एक इंडस्ट्री के ऊपर ब्रॉडली फोकस करने के बजाय, ब्रॉडली अगर फोकस करना है फिर तो ज़ाहिर है रेगुलेटरी एटमॉस्फेयर को, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, या अदरवाइज जहां स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। अब राना साहब नहीं मानते कि सलमान शहबाज को नहीं पहुंचा होगा इतना ज़्यादा फ़ायदा। ये और बात है कि ज़ाहिर है हमने फोरेंसिक रिपोर्ट जो छपी है उसी से ये पॉइंट लिए हैं, जहां ये क्लेम किया गया है फोरेंसिक रिपोर्ट में कि जब सब्सिडी दी है खाकान अब्बासी साहब ने, तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो सलमान शहबाज साहब को हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि ये एदाद शुमारी शायद ठीक नहीं है। लेकिन आपका टारगेट तो होगा ना गवर्नमेंट का। अब अगर आप इस पर रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं तो वैसे ही तो नहीं रेफरेंस बनाएंगे, फोकस करेंगे किसी चीज़ पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा ये आप समझिए कि मुझे इस बात के ऊपर भी बड़ा कलक है कि 1990 से राना साहब जो है वो एमपीए थे 1990 में, और 1990 के बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो उनके सामने हुआ है। एंड टू बी फेयर विद राना साहब की तो शुगर मिल नहीं है, बट हमें पता है जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को 85 ऑनवर्ड फॉलो करता है उसको पता है कि पाकिस्तान में शुगर मिलें जो है वो सबसे बड़ी सियासी करप्शन के तौर के ऊपर बांटी गई।
चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो। लिहाजा जिस भी पॉलिटिशियन को आपने अमीर से अमीर तरीन करना था, अमीर तर करना था, उनको जो था जो जितना भी आपने उसको नवाजना था, आपने उसके लिए एक सेटअप क्रिएट किया और शुगर मिल का लाइसेंस दिया। अब ये शुगर मिल का लाइसेंस कैसे मिलता? सबसे पहले तो मुझे बताएं, मोहित पीरजादा साहब को क्यों नहीं शुगर मिल का लाइसेंस मिला? खुद राणा सनाउल्लाह साहब को क्यों नहीं मिला? हमें तो नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले कि ये उनको मिलता था जिसको हाकिम वक्त ने नवाजना होता था, वो शुगर का लाइसेंस देते थे। उसके बाद जाके अगले नेशनल बैंक को फोन करते थे कि जनाब हमारे पास लाइसेंस है, हमने शुगर मिल लगानी है। नेशनल बैंक उनको लोन दे देता था, यहाँ से मशीन खरीदते थे और मशीन लगा के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो पहले तो ये कहना कि ये शुगर मिल की जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा है, ये है 100% जो शुगर मिल्स हैं वो किसी ना किसी कनेक्शन से, किसी ना किसी पॉलिटिकल वजह से या बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ऐसे लगी हैं। पहले तो ये तो फिर आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स, फिर आपको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंप्रूव करनी पड़ेगी ना पूरी की पूरी। आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, ये आपको करना पड़ेगा ना। अब आपने एक बड़ा अच्छा, आपने राणा साहब से जो सवाल आपने जो रखा था, बेसिकली सारी रेलेवेंस वो है। वो क्या हो रहा था, अपनी ही कैबिनेट है, अपनी ही इंडस्ट्री है, अपने ही लोग हैं, उनको आपने सब्सिडी देनी है, अनाउंस करना है। आपने के पास कैबिनेट में आया, आपने उठा के दे दिया, सब्सिडी दे दी, वो ले गए, पैसे ले गए। और 75 रुपया अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने कमाया है तो 25 रुपए किसानों में बांट दिए। कह तो रहे हैं राणा साहब किसानों को भी गया है। कितने किसान जो है उनके हवाई अपने जहाज हैं, और कितने किसान हैं जिनकी जो है वो अपना फॉरेन में अपार्टमेंट्स हैं, किसी के यूएई में महल है, किसी के फलानी जगह के ऊपर महल है, कितने किसान हैं। अब सवाल ये है कि ये जो सारा एक मामला है, असल जो क्रक्स है वो भी आपने खुद ही बात कर दी है। क्रक्स ये है कि आपकी रेगुलेशंस जो है, आपकी जो रेगुलेटर्स हैं वो मिले नहीं होने चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। और मैं फ्रैंकली मेरे नजदीक क्रिमिनल केसेस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो फंक्शनल हो। और ये तमाम जो हमारे इदारे हैं इंडस्ट्रीज में, हमारा जो असल काम होना चाहिए, और वो FIA नहीं कर सकेगी, वो नैब नहीं कर सकेगा, वो करना है जो SCCP है, जो फाइनेंस के लोग हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये काम कैसे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। तो फिर कैबिनेट, आप तो कैबिनेट मेंबर हैं, आप तो कैबिनेट मेंबर हैं, सबसे आर्टिकुलेट वेल स्पोकन कैबिनेट मेंबर हैं। जो चीज़ आप इस टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर के सामने क्यों नहीं कह पा रहे? नहीं, हम जहां पे बात हुई है हमने तो यही बात करी है। और मैं अब भी ये समझता हूं कि जो इसका जो रेगुलर, और जो अगर आप रिकमेंडेशन देखेंगे उस रिकमेंडेशन में भी ये बात आई हुई है, और जो मिनट्स अप्रूव हुए उनमें भी ये बात आई हुई है। बट चैलेंज ये होगा, ये कहना काफी नहीं है कि हम कह दें कि जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चल पड़े और वो चल पड़ेगा। मेरी नज़र में इसके ऊपर एक पूरा जो हमारी एक कैबिनेट कमेटी है ऑन लेजिस्लेशन, उसको इन्वॉल्व करके, जो इदारे हैं उनको इन्वॉल्व करके इसको रीवैम्प करना पड़ेगा सिस्टम को, ताकि जो ये जिसमें SCCP है, आपका कंपटीशन कमीशन है, ये सारे इदारे फंक्शनल हो। ये फंक्शनल होंगे तो मुल्क आगे चलेगा ना, वरना तो यही होगा, कोई आएगा कहेगा राणा साहब मुबारक हो। हाँ राणा साहब, ठीक है राणा साहब, आपको बड़ी मुबारक हो कि एक टीवी प्रोग्राम में PTI के एक लीडर ने, वो भी फवाद चौधरी साहब ने, बाय एंड लार्ज इससे एग्री कर लिया है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बेहतर ये है कि जो रेगुलेटरी ढांचा है SCCP और बाकी इदारों का, उसे इम्प्रूव हो। अब ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो नैब के सामने पेश होंगे। जो सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं या नैब एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस किस्म के शवाहिद हैं कि वो कितनी ही बेल्स क्यों ना लें और कितना ही क्यों ना दौड़े, अल्टीमेटली उन्होंने इस पर्टिकुलर नए केस में गिरफ्तार होना ही है। नहीं देखें, उसमें पीरजादा साहब जहाँ तक है ना गिरफ्तारी का तल्लक, तो गिरफ्तारी के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो केस जो है उसमें बड़ी जान होनी चाहिए और उसमें जो है वो बड़ा सब्सटेंस होना चाहिए। गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार करने वाले की नीयत होनी चाहिए। अगर उसकी नीयत है कि मैंने गिरफ्तार करना है, तो फिर कोई ना कोई बहाना जो है वो निकल आता है किसी न किसी अंदाज से, जो है ना वो जिम्नी जो है। लेकिन आप तो खुद बड़ा अरसा गिरफ्तार रहे हैं, कुछ साबित नहीं हुआ। गिरफ्तार होने का फायदा, गिरफ्तार करने का फायदा होता क्या है? आप भी तो गिरफ्तार रहे ना, फिर भी कुछ नहीं साबित हो सका आपके खिलाफ, तो गिरफ्तार होने का फायदा होता क्या है? मैं गिरफ्तार रहा हूं। नहीं देखे, बात यह है कि मैं गिरफ्तार रहा हूं
और मेरे ऊपर एक ऐसा केस जो है वो डाला गया कि जिसको ना किसी हुकूमती बंदे ने, ना किसी अपना अपोजिशन के बंदे ने, किसी ने पूरे मुल्क में तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी बेगुनाही साबित करते या मुझे ज़मानत कराते हुए 6 माह लगे। और 6 माह की जो मुश्किलात हैं वो बहरहाल जिनको ये मकसूद था कि वो मुझे इन मुश्किलात से 2-4 करें, तो उसमें वो उस हद तक तो वो कामयाब रहे। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, अब इस केस में मैंने ये पिछले आपके प्रोग्राम में भी बात की थी, उस बात को फिर आपने एक और अंदाज से जो है वो उसको जो है वो वायरल भी हुई। लेकिन मैं आज भी आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, मेरा आज भी आपसे भी ये सवाल है, और फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हाँ नहीं, वो वायरल भी हुई, वो वैसे मुझे आपसे पूछना चाहिए, मुझे वहां भी मौका नहीं मिला। पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि आप कहना क्या चाहते थे दरअसल। लेकिन आप लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, आप वकील भी हैं। आपने ये कह डाला कि मुलाजिम के नाम अकाउंट खोल लें, 18,000 का मुलाजिम है, वहां पर इतने 450 मिलियन जमा कर दें तो गलत नहीं है। उस पर इतनी ज्यादा शोर मचा, इतनी लानतान हो गई उसके ऊपर। क्या कहना चाहते थे आप दर हकीकत जो कह नहीं सके? देखें, बात यह है कि मैंने उस दिन भी यही बात की, मुझे नहीं मालूम कि उसको बाद में फिर किस तरह से चलाया गया। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक जिस पे इल्ज़ाम है वो जो भी उसमें अपना दिफा इख्तियार करें या उनके वकला जो भी मशवरा करें, ये उनका काम है। मैं उनके उस दिफा में नहीं जाता। मैंने बात सिर्फ ये की कि शहजाद अकबर साहब ने जो बात की है उसी बात पे फोकस करते हुए एक लॉ पॉइंट के तौर पे, एक लीगल ओपिनियन के तौर पे मैंने भी जो है वो जो नैब ऑर्डिनेंस है वो मैंने देखा है, आपने भी देखा है, फवाद चौधरी साहब ने भी देखा है। एक बात तो उसमें ये है कि जी एक आदमी के नाम पे अकाउंट खुला या कंपनी बनी जिसकी तनख्वाह 18,000 है। मुझे तो कोई नैब में कोई ऐसा लॉ नज़र नहीं आया जिसमें ये हो कि जी जिस बंदे की तनख्वाह 18,000 है उसके नाम पे या वो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता। फिर उसके बाद कहा गया कि जी इसमें कुछ चेक्स जो हैं वो कैश हुए, और जब उन लोगों से पूछा गया जिनके चेक थे तो उन्होंने कहा, ले सुन लेना, बेनामी एक्ट सुन लेना, बेनामी एक्ट और चीज है, बेनामी एक्ट और चीज है। देख सुन लेना, बेनामी एक्ट और चीज है, डिक्लेरेशन करना या ना करना और चीज है। अगर अच्छा, अब जिन लोगों के चेक जमा हुए उनसे पूछा गया, ये भी शहजाद अकबर साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि जी हमने ये चेक इस बंदे को नहीं दिए थे जिसका अकाउंट है, हमने फलां बंदे को दिए थे और उसको हमने पार्टी फंड दिया था। अब मामला ये है कि अगर वो बात पार्टी फंड की है और पार्टी फंड जो है वो सही अकाउंट में नहीं गया, तो वो मामला इलेक्शन कमीशन को जाएगा, ये वो मामला जो है वो डिक्लेरेशन या नॉन डिक्लेरेशन में जाएगा, या वो मामला जो है वो नैब के रेफरेंस में जाएगा। मैंने ये आपसे पूछा था कि किस लॉ के तहत वो बात जो शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं, प्रोपागेशन तो वो अपने तौर पे करते हैं, सियासी तौर पे बात करते हैं, लेकिन वो मुझे बताएं कि ये बैंकिंग बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा किया आपने याद करा दिया मुझे। एक ब्रेक, और उसके बाद जो है मुझे एक ब्रेक, ये नैब का कौन सा जो है वो शिक या यानी जो है वो सेक्शन है कि जिसके तहत जो है वो आप होने से पहले फवाद चौधरी साहब वकील भी हुआ करते थे। तो अभी ब्रेक से वापस आते हैं और फवाद चौधरी साहब की भी ओपिनियन ले लेते हैं इसी नुक्ते के ऊपर आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, जैसा कि मैंने आपको और अपने तमाम सुनने वालों को याद करवाया कि जब आप मिनिस्टर नहीं थे तो टेलीविज़न एंकर थे, टेलीविज़न एंकर नहीं थे तो पॉलिटिकल कमेंटेटर थे, उससे पहले आप एक वकील भी थे। एक वकील की हैसियत से फवाद चौधरी साहब, ये जो बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो वकील भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कि एक आदमी का मुलाजिम की तनख्वाह हो 18,000 और 450 मिलियन का उसके अकाउंट में जमा करवा दे को बंदा जो उसका मालिक है जगह का, तो इसके कानूनी तौर पर नहीं पकड़ा जा सकता। उसको कानून में शगाफ है, अभी भी वो कह रहे हैं डेफिसिट है। आप एग्री करते हैं इस? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन राना साहब को एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत थी, उसको डिफेंड नहीं फिर करते। कई दफ़ा गलतियां हो जाती हैं टीवी के ऊपर, लेकिन राना साहब की जो आज की जो इंसिस्टेंस है अपने स्टेटमेंट पे, वो एक्चुअली स्टेटमेंट से भी ज़्यादा बुरी बात है। और राना साहब जो है वो उन्होंने जो है आइंदा उन्हें जो है वो नैब के केस में तो कोई वकील नहीं करेगा, इसलिए कि ये तो अच्छे खासे बंदे को फंसवा देंगे। पहली बात तो यह है कि देखिए ये बड़ी सिंपल बात है। 92 में जो इन्होंने हुदैबिया में जो तरीकाकार अपनाया गया ना,
ये तमाम डीटो ये जो तरीकाकार है वो उसके बाद हर इस केस में अपनाया गया है। वो तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस को नहीं खोला। वो देखेंगे बाद में किसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है अपना फैसला और हुदैबिया खोलती है, बिकॉज हुदैबिया जो है वो उसका जो मोडस ऑपरेंडाई जिसको हम कहते हैं, तरीकाकार जो है वो इतना जबरदस्त है कि वो हर केस में अप्लाई हुआ है पाकिस्तान में। तो वो एक वाइट कॉलर क्राइम की, अगर किसी ने, आप समझिए कि कोई इस वक्त अगर आपने समझना है कि वाइट कॉलर क्राइम कैसे होता है तो हुदैबिया केस को स्टडी आप कर लें तो आधे आप जो है समझ जाएंगे कि कैसे ये करते हैं। यहाँ उस वक्त क्या हो रहा था, दो मनी लॉन्डर्स थे, ये मेस्ता खान और खेस्ता खान, उनको यहाँ से पैसे दिए गए, पैसे दे के बाहर भेजा गया, एक लॉ लेके आए कि बाहर से पैसे पाकिस्तान भेजेगा कोई नहीं पूछेगा, और उसके बाद वो पैसे 140 जो शरीफ फैमिली के अपने लोग थे उनके नाम के ऊपर टीटियां लग के वो वापस आए। अब इन्होंने एक स्टेप आगे गए, इन्होंने कहा कि नहीं, घर वालों के नाम देने मुनासिब नहीं है, पकड़े जाते हैं। इन्होंने ये किया कि पहले इन्होंने अपने मुलाजमों के नाम, और फिर उससे भी एक स्टेप आगे चले गए, इन्होंने कहा कि हम वैसे ही आईडी कार्ड्स लोगों के उठा लेते हैं और उनके नाम के ऊपर पैसे भिजवा देते हैं। सो जरदारी साहब का चाहे केस हो बैंक्स का या ये अपना शरीफ फैमिली, राणा साहब आपका जवाब बनता है। राणा साहब का जवाब बनता है। देखें उसमें फवाद साहब ने जो मैंने बात की है ना, फवाद साहब ने उसका तो जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो ये बात की है कि क्या 18,000 रुपए जिस आदमी की तनख्वाह है वो बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता? अच्छा, अगर उसके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं, 50 लोगों ने पैसे जमा कराए, आपने 50 लोगों से बयान लिए हैं, उन लोगों ने कहा कि जी हमने जो चेक दिया था इसको नहीं दिया था, हमने फलां आदमी को दिया था। उन्होंने पूछा जी क्यों दिया था, उन्होंने कहा कि जी हमने पार्टी फंड दिया था। मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी फंड के चेक गलत अकाउंट में जमा होना, पार्टी अकाउंट में जमा ना होना, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो इल्जाम ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्जाम है वो जो है वो भी अपना जो है फवाद साहब अगर उनकी को मदद कर सकें तो बेशक कर दें, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। इनके पास लोग मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि जी मैं मनी चेंजर हूं, मैं फॉरेन करेंसी में काम करता हूं, मैंने फलां बंदे से पैसे यहाँ पे लिए और उसके बाद मैंने अपने मुलाजम के नाम पे टीटी उनके अकाउंट में लगवा दी। अब जब तक ये उस रकम को प्रोसीड ऑफ क्राइम साबित नहीं करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से आती है? किस कानून की तारीफ में इस ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा? ऑफेंस वही होता है जिसको लॉ डिफाइन करे, जिस एक्ट को लॉ एज ऑफेंस डिफाइन करे वही ऑफेंस होगा। वो सिर्फ शहजाद अकबर साहब के या फवाद चौधरी साहब के कहने से ऑफेंस नहीं बन जाएगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती। ये सिर्फ आप उस रकम को प्रोसीड ऑफ क्राइम साबित करें और उसके बाद फिर जिस तरह से मर्जी प्रोसिक्यूट करें आप उनको। नहीं, वो तो ऐसे ही, खैर राणा साहब जो बात कर रहे हैं उसकी तो कोई ना सार है ना पैर है। वो तो ये कह रहे हैं कि जी 18,000 रुपया जिसके अकाउंट में है उसके अकाउंट में अचानक जो है वो 50 करोड़ रुपया जमा हो जाए। बस आप देखिए ना क्या इन्होंने किया कि जो एक मेरे अपने उधर हल्के में बिन दादन खान में एक रेडी के ऊपर पापड़ बेचता है, वो कह रहे हैं कि कानून में शगाफ है। नहीं, कोई शिकाफ नहीं है जी, कोई आपका पैसा बाहर आया है। नहीं, आप बताएं किस लॉ के तहत? नैब के लॉ के तहत आप इंडिकेट कर दें कि फलां एक्ट है, फलां दफा है, उसके तहत ये ऑफेंस है। नहीं, देखिए ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो अब तो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अभी जो है अब तो खैर बहुत अपडेट हो गया है ना, और ये जो सारे ऑफेंसेस हैं ये तो कैटेगरिकली उसमें कवर हो रहे हैं। इसके अलावा भी जो नैब का लॉ है, चौधरी साहब मुझे बता दें, डॉक्टर साहब एक बात का जवाब मुझे चौधरी साहब से ले दें। तो मोइज ने आगे बात की थी ना, सुन ले चौधरी साहब, ये अमेंडमेंट जो हुई हैं ये हुई हैं 15-16 में, आप इसको 2008 में कैसे नाफिज कर देंगे ये मुझे बता दें। 2000 नहीं, वो तो जो आप कह रहे हैं बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, जो मोइज ने आगे बात की, आपकी अपनी कैबिनेट है, आपने क्या आपने सबसे पहले आपने पैसे बाहर भेजे, उसके बाद जो 1992 में आप लॉ लेके आए, आपने कहा जी जो पैसा बाहर से आएगा आप उसको पूछेंगे नहीं है, और आप उस वक्त से लेके अब तक इस कानून का सहारा 1992 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਆਓ ਨਾ।
शहजाद नहीं, अकबर साहब दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते आओ 1992 ਨੂੰ ਛੱਡੋ शहजाद वहां से अकबर साहब दी लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस ते आओ ये दसो केड़ा जो ऑफेंस है, बनता है आपने एक एक चीज जो की है वो 1992 से जो कर रहे हैं आप एग्जैक्टली वही करते आ रहे हैं, तुसी अपना तरीका नहीं ना बदलिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कानून है ये तो एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के अंदर परफेक्टली जो है वो फिट इन होता है। आप लोग ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग 2010 तक या 12 तक या 17 तक या 18 तक जो है, आपका आर्गुमेंट ये है कि ये तो जुर्म ही नहीं थी। आपका आर्गुमेंट यही है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग तो जुर्म ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा आर्गुमेंट ये है कि मनी नहीं, लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग में दो चीजें आपने साबित करनी है। एक, आपने वो रकम जो है उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम साबित करना है। नंबर 2, वो रकम यहां पाकिस्तान से बाहर भेजी जाना साबित करनी है। इन केसेस में आपका ये केस नहीं है। ये बात तो आपका डिफेंस है ना, ये आपका केस नहीं, ये तो आपका डिफेंस है। आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी ये जो लोग पापड़ वाले या बेचारा मुझे अकाउंट में पैसे आए हैं, पहले खत्म हो गया नाजरीन, वक्त मेरा खत्म हो गया। फवाद चौधरी साहब, राणा सनाउल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत कम ऐसा होता है कि एक नुक्ता जो किसी प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हो वो दोबारा वापस आ जाए, और अब इस पर बहुत ही मुफस्सल डिबेट आप देख सकते हैं फवाद चौधरी साहब के दरमियान। राणा सनाउल्लाह साहब के दोनों सियासतदान भी हैं, पब्लिक फिगर्स भी हैं, और इससे पहले दोनों जो हैं वकील भी हैं। ये सारी डिस्कशन जो है वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर मुझे यकीन है कि इस पर बहुत बहस होगी। आज इतना ही नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।